हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जैसे ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश पहुंचे, ठीक उसी वक्त बांग्लादेश के भीतर ऐसी हलचलें और घटनाएं दिखने लगीं जिन्होंने पाकिस्तान से लेकर भारत तक की सियासत को हिलाकर रख दिया। सबसे पहला बड़ा धमाका यही था कि डॉक्टर एस जयशंकर के पहुंचते ही उनकी मुलाकात बांग्लादेश के संभावित अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान से हो जाती है, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। और ये मुलाकात अपने आप में कई संकेत छोड़ जाती है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में खालिदा जिया के निधन के बाद पूरे बांग्लादेश में बीएनपी के लिए एक भावनात्मक लहर देखने को मिल रही है और इसका सबसे बड़ा लाभ तारिक रहमान को मिलता नजर आ रहा है। दूसरा भावनात्मक पक्ष ये भी है कि तारिक रहमान ने लगभग 17 वर्षों तक लंदन में निर्वासन जैसा जीवन बिताया और अब बांग्लादेश लौटे हैं, जिसकी वजह से जनता के एक बड़े वर्ग में उनके लिए सहानुभूति और समर्थन साफ दिखाई देता है। और ढाका में उनके पहुंचते ही एयरपोर्ट पर यह जनसैलाब दिखा भी था। भारत को भी यह आभास है कि आने वाले समय में तारिक रहमान की सरकार बन सकती है और माना जा रहा है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो वो भारत के साथ मित्रवत रुख अपना सकती है और बांग्लादेश के भीतर सभी धर्मों के हितों का ध्यान रखने की कोशिश करेगी। वापस लौटकर तारिक रहमान अपने पहले भाषण में सभी धर्मों की बात कर चुके हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्री जयशंकर वहां पहुंचते ही तारिक रहमान से हाथ मिलाते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सौंपते हैं, जो अपने आप में एक सभी हुई कूटनीतिक चाल मानी जा रही है। यानी भारत एक तरह से बांग्लादेश के भीतर अपने हितों को सही समय पर और सही तरीके से साधने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर बीएनपी सत्ता में जीत कर आती है तो वो भारत के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का कारण ना बने। भारत का रुख भी यही है कि कोई भी देश हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता और अगर बीएनपी भारत के साथ काम करने को तैयार है तो अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़कर हाथ मिलाना ही समझदारी मानी जाएगी, जैसा कि हमने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ किया था। लेकिन भारत के लिए ये खेल इतना आसान भी नहीं दिख रहा, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान बांग्लादेश के भीतर जो गतिविधियां कर रहा है वो किसी को भी बेचैन कर देने वाली हैं। पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि पाकिस्तानी समर्थन प्राप्त जमाते इस्लामी की बड़ी जीत हो और इसी समीकरण में बांग्लादेश के छात्र संगठन से जुड़ी पार्टी एनसीपी भी आकर जुड़ चुकी है। इसी रणनीति के तहत बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तान के उच्चायुक्त लगातार इधर उधर सक्रियता दिखा रहे हैं और मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर रहे हैं, जो साफ संकेत देता है कि मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान, जमाते इस्लामी और एनसीपी ये सभी मिलकर आने वाले चुनाव में भारत को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि बांग्लादेश के भीतर एक बार फिर भारत का प्रभाव बढ़े और यहीं से इस पूरी कहानी का तनाव और सस्पेंस और गहरा होता चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी रास्ता इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जमाते इस्लामी के खिलाफ बांग्लादेश के भीतर पहले से ही जबरदस्त आक्रोश मौजूद है और इसकी जड़ें सीधे 1971 से जुड़ी हुई हैं, जब इसी संगठन ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बांग्लादेश में जबरन अत्याचार किए थे और महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए थे, जिनकी याद आज भी बांग्लादेशी समाज को भीतर तक झकझोर देती है। और अब जब छात्र आंदोलन से निकलकर बनी पार्टी एनसीपी जमाते इस्लामी के साथ हाथ मिलाती नजर आ रही है, तो इसी छात्र संगठन पर बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं और हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि एनसीपी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बाहर निकल रहे हैं और खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं, जिससे पार्टी के भीतर की दरार खुलकर सामने आने लगी है। यही पूरा नजारा देखकर मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान, जमाते इस्लामी और भारत विरोधी खेमे के भीतर दहशत का माहौल साफ दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें यह डर सताने लगा है कि आने वाले चुनाव में उनकी करारी हार हो सकती है और पार्टी के अंदर जो टूट फूट शुरू हो चुकी है वो इस आशंका को और गहरा कर रही है। इसी कारण बांग्लादेश में तैनात पाकिस्तान के उच्चायुक्त पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह चुनावी नतीजों में बीएनपी को बहुमत न मिल पाए, उसकी सरकार न बन सके और अगर सरकार बने भी तो वो कमजोर हो, गठबंधन की हो, ताकि पाकिस्तान पीछे से रिमोट कंट्रोल के जरिए बांग्लादेश को अपने हिसाब से चला सके और भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को आगे बढ़ा सके। लेकिन पाकिस्तान के इस पूरे खेल को रोकने के लिए खालिदा जिया के निधन के ठीक बाद डॉक्टर एस जयशंकर का बांग्लादेश पहुंचना और तारिक रहमान से हाथ मिलाना एक बड़ा सियासी धमाका बन चुका है, क्योंकि इस एक कदम से न सिर्फ पाकिस्तान को झटका लगा है, बल्कि मोहम्मद यूनुस, जमाते इस्लामी और तमाम भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ भारत ने एक जोरदार संदेश भी दे दिया है। और इसी कड़ी में इस वीडियो में आगे ऐसी दिलचस्प जानकारियां और परतें खुलने वाली हैं जो हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देंगी और इस पूरी कहानी का असली सस्पेंस अभी बाकी है।
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर के बांग्लादेश पहुंचते ही क्या क्या हुआ। तो बांग्लादेश की राजनीति के एक लंबे और प्रभावशाली अध्याय का अंत हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया है। 78 वर्ष की उम्र में उनके जाने से बांग्लादेश की सियासत में एक ऐसा खालीपन पैदा हुआ है जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। 3 दशकों तक राजनीति की धुरी रही खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की आत्मा थीं। ढाका की सड़कों से लेकर पार्टी दफ्तरों तक शोक सभाओं का सिलसिला चल रहा है। आम लोग, कार्यकर्ता और नेता सभी एक साथ इस युग के अंत को महसूस कर रहे हैं। ये केवल एक नेता का जाना नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति के संतुलन का हिल जाना है। इसी भावुक माहौल में भारत ने एक मजबूत और संवेदनशील संदेश दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी प्रमुख तारिक रहमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से व्यक्तिगत और आधिकारिक संवेदनाएं सौंपी। ये संदेश केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि भारत की उस नीति का प्रतीक था जो पड़ोस में हर कठिन घड़ी में साथ खड़े रहने की बात करती है। जयशंकर ने शोक संदेश सौंपते हुए बांग्लादेश के लोगों के दुख में साझेदारी का भरोसा दिया। ये दृश्य दिखाता है कि कूटनीति केवल समझौते और बयान नहीं होती, बल्कि संवेदना और सम्मान का पुल भी होती है। तारिक रहमान खालिदा जिया के पुत्र हैं और लंबे समय के निर्वासन के बाद हाल ही में ढाका लौटे हैं। आने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले उनकी मौजूदगी ने बांग्लादेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने ढाका 17 और बोगरा 6 से आम चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यही वो बोगरा सीट है जो कभी उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। तारिक रहमान ने लौटते ही मतदाता पंजीकरण कराया और नामांकन पत्र पर दस्तखत कर यह संकेत दे दिया कि अब मुकाबला सीधा और तेज होगा। ढाका 17 सीट पहले आवामी लीग के वरिष्ठ नेता और पूर्व सूचना मंत्री मोहम्मद अराफात के पास थी। सरकार बदलते ही उनका राजनीतिक आधार हिल गया। उनके बैंक खाते फ्रीज किए गए और कई मामलों में नाम दर्ज हुआ। दूसरी तरफ बोगरा में रागिबुल एहसान रिपू की गिरफ्तारी ने माहौल को और गर्मा दिया। यूनुस सरकार के सत्ता में आते ही आवामी लीग पर शिकंजा कसता चला गया। रिपू पर हत्या समेत कई आरोप लगे और जेल में उनकी हालत बिगड़ने की खबरें आईं। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं है, बल्कि सत्ता के भविष्य की निर्णायक लड़ाई बन चुका है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह पुनर्गठन के दौर में है और इस वापसी ने सत्ता संघर्ष को और तीखा बना दिया है। जयशंकर से मुलाकात के दौरान तारिक रहमान ने अपनी मां को निडर और देश के प्रति समर्पित नेता बताया। इस एक मुलाकात में शोक भी था और भविष्य की राजनीति की परछाई भी दिख रही थी। खालिदा जिया और शेख हसीना की प्रतिद्वंद्विता ने दशकों तक बांग्लादेश की दिशा तय की। अब जब खालिदा जिया नहीं रही, तब ये सवाल नहीं बल्कि एक सच्चाई है कि बांग्लादेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब बांग्लादेश की राजनीति पहले ही अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। शेख हसीना सरकार के हटने और अंतरिम व्यवस्था के बाद माहौल बेहद नाजुक है। ऐसे में भारत का ये कदम संकेत देता है कि नई दिल्ली रिश्तों की डोर को कमजोर नहीं होने देना चाहती है। व्यापार, कनेक्टिविटी, सीमा प्रबंधन और सांस्कृतिक रिश्तों में दोनों देशों की साझेदारी पुरानी और गहरी है। जयशंकर की ये यात्रा सिर्फ शोक संदेश नहीं, बल्कि ये भरोसा भी है कि भारत हर बदलाव के बीच संवाद और सम्मान की नीति पर कायम रहेगा। खालिदा जिया का जाना इतिहास बन गया है और उनके बाद बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अभी के लिए पूरे बांग्लादेश में शांति, स्मृति और राजनीति की गूंज एक साथ सुनाई दे रही है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जरा सुनिए कि चुनाव के ठीक पहले मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ कैसे माहौल बना रहे हैं। तो बांग्लादेश की अंतरिम सत्ता में बैठे मोहम्मद यूनुस अब सिर्फ एक नाम नहीं रहे, बल्कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए एक चेतावनी बनते जा रहे हैं। ढाका की सत्ता गलियारों से लेकर कट्टरपंथी मंचों तक एक ही चर्चा है। यूनुस सरकार पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान समर्थक जमात-ए इस्लामी और हिज़्ब उत तहरीर जैसे संगठनों की सोच अब सरकार के फैसलों में झलकने लगी है। यूनुस का पाकिस्तान के उच्चायुक्त से चुनाव से पहले मिलना इसी दिशा का संकेत माना जा रहा है। संदेश साफ है कि ढाका की राजनीति धीरे धीरे नई धुरी की ओर खिसक रही है।
कट्टरपंथी संगठनों का सबसे खतरनाक एजेंडा है ग्रेटर बांग्लादेश का विचार। इस सोच के तहत भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों को निशाना बनाने की कल्पना खुले मंचों पर की जा रही है। टीवी बहसों में भारत विरोधी बयानबाजी, मुक्ति संग्राम के प्रतीकों पर हमले और पत्रकारों को धमकियां अब आम हो चुकी हैं। इन मंचों पर उभरने वाला नाम था उस्मान हादी। हादी सिर्फ एक वक्ता नहीं था, बल्कि कट्टर विचारधारा का चेहरा था। उसने खुलेआम ग्रेटर बांग्लादेश की बात कही और चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया। इसके कुछ ही घंटों बाद ढाका की सड़कों पर दिन दहाड़े उसकी हत्या हो जाती है। उस्मान हादी की हत्या ने यूनुस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर साए डाल दिए हैं। जांच में सामने आया कि हमलावर पहले उसी कट्टर नेटवर्क से जुड़ा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि वो एक पूर्व अवामी लीग छात्र नेता था जो हथियारों की डकैती के आरोप में गिरफ्तार हुआ और बाद में जमानत पर बाहर आया। सवाल यह है कि जब जेलें भरी हुई हैं और अदालतें कार्यकारी निर्देशों पर चल रही हैं, तब ऐसे आरोपी को जमानत कैसे मिली? रिपोर्टें इशारा करती हैं कि यूनुस प्रशासन ने सैकड़ों आतंकियों के मामलों में या तो जमानत दिलवाई या आरोप वापस लिए। इससे ये शक और गहराता है कि सत्ता किस पर भरोसा कर रही है। ढाका में चल रहा ये पूरा घटनाक्रम भारत के लिए एक साफ चेतावनी है। बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरपंथी संगठनों की घुसपैठ सिर्फ आंतरिक संकट नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता का संकेत है। पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क, भारत विरोधी बयानबाजी और ग्रेटर बांग्लादेश जैसे विचार एक साथ उभर रहे हैं। ये आग अभी चिंगारी की तरह दिख रही है। इतिहास गवाह है कि ऐसी चिंगारियां समय रहते नहीं बुझाई गईं तो पूरे क्षेत्र को जलाने की ताकत रखती हैं। दक्षिण एशिया की शांति इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अब जरा समझिए कि बांग्लादेश के आने वाले चुनाव में पाकिस्तान का असली मकसद क्या है। तो बांग्लादेश के चुनावी माहौल में अचानक हलचल तेज हो गई है। ढाका के पावर कॉरिडोर में एक नया शब्द गूंजने लगा है, त्रिशंकु संसद। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश के आगामी चुनावों से पहले अपनी सक्रियता कई गुना बढ़ा दी है। ढाका में पाकिस्तानी उच्चायोग के भीतर एक खास सेल बनाई गई है जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सीनियर अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। इन अधिकारियों का मकसद साफ है, चुनावी नतीजों को इस तरह मोड़ना कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले। ये रणनीति बांग्लादेश की राजनीति को अस्थिर रखने की पुरानी पाकिस्तानी सोच की याद दिलाती है। सुरक्षा और कूटनीतिक हलकों में इसे पूर्वी मोर्चे की नई तैयारी माना जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान सरकार के सर्वोच्च कूटनीतिक प्रतिनिधि होते हैं और उनका काम दोनों देशों के बीच राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को संभालना होता है। उच्चायुक्त बांग्लादेश सरकार से सीधा संवाद रखते हैं, द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन करते हैं, व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपने देश के हितों को ढाका की सत्ता तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही वे बांग्लादेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की सहायता, वीजा और काउंसलर सेवाओं की देखरेख करते हैं। संवेदनशील समय में उच्चायुक्त की भूमिका और भी अहम हो जाती है, क्योंकि वे राजनीतिक संदेश पहुंचाने, रणनीतिक समझ बनाने और क्षेत्रीय समीकरणों में अपने देश की स्थिति मजबूत करने का माध्यम बनते हैं। ढाका में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आधिकारिक तौर पर इसे सामान्य डिप्लोमेटिक बैठक बताया गया है। बातचीत में सत्ता हस्तांतरण और आपसी सहयोग जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए, मगर यूनुस सरकार के अंतरिम और बिना जनादेश वाले स्वरूप को देखते हुए ये मुलाकात असहजता पैदा कर रही है। डिप्लोमेटिक नियमों के मुताबिक ऐसी सरकारों से संवेदनशील विदेश नीति मुद्दों पर सीमित संवाद की उम्मीद की जाती है। इसके बावजूद यूनुस प्रशासन की गतिविधियों से संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेश की विदेश नीति की दिशा बदल रही है। भारत को लेकर अपनाया जा रहा रुख ढाका के पुराने संतुलन से अलग दिख रहा है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां और विदेशी मिशन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार पाकिस्तान केवल अंतरिम सरकार तक सीमित नहीं है। शेख हसीना विरोधी राजनीतिक दलों के साथ भी लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी जैसे दल इस दायरे में बताए जा रहे हैं। दावा किया गया है कि ISI इन दलों को गुप्त आर्थिक मदद भी पहुंचा रही है। इन दलों का रिकॉर्ड भारत विरोधी राजनीति से जुड़ा रहा है। मकसद बताया जा रहा है चुनावी परिणामों को खंडित जनादेश की ओर ले जाना। ऐसा होने पर सत्ता के पीछे से रिमोट कंट्रोल चलाना आसान हो जाता है। पाकिस्तान की ये रणनीति बांग्लादेश को अंदर से कमजोर करने की दिशा में एक सुनियोजित प्रयास मानी जा रही है। बांग्लादेश की राजनीति में ये उथल पुथल भारत के लिए भी बड़ी चेतावनी है। पूर्वी सीमा पर अस्थिरता का सीधा असर सुरक्षा और कूटनीति पर पड़ता है। पाकिस्तान की सक्रियता केवल चुनाव तक सीमित नहीं दिखती, ये दीर्घकालिक प्रभाव बनाने की कोशिश मानी जा रही है। ढाका में बन रहा ये चक्रव्यूह दक्षिण एशिया की राजनीति को नए तनाव की ओर धकेल सकता है।